नमस्कार, मैं सुनील कुमावत। फ्यूचर व्हील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी, लास्ट क्लास जो थी वो थी सेट 7। आज हम सेट 8 लेकर आए हैं, एसएससी पीवाईक्यूज जीके जीएस सीरीज का। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट की बात की जा रही है यहाँ पर। यानी कि हम आज बात कर रहे होंगे गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है कि सरकार जो सरकारी बजट होता है कि कार्यों में से एक कार्य है। तो देखो सरकार के जो बजट होता है उसके कार्यों में से मुद्रा की आपूर्ति और प्रबंधन, ये कोई काम नहीं है। ये किसका काम है? ये तो आरबीआई का काम है। किसका काम है मेरे प्यारे बच्चे? आरबीआई का काम है। तो ये यहाँ पर जो है ये क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाता है। कीमतों का निर्धारण, देखो जब सरकारी बजट की बात करते हैं तो इसका कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, इसको एक बार आप होल्ड पर रखो। ठीक है, अभी हम ये जज नहीं कर रहे कि ये सही है या ये गलत है। उसके बाद में है कि सख्त बजटीय संतुलन को बनाए रखना। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरकारी बजट की बात की जा रही है, तो सख्त बजटीय संतुलन वगैरह की ये बात इसमें नहीं होगी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, बजट की बात कर लेते हैं कि बजट क्या होता है, सरकारी बजट क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर चलिए ध्यान देते हैं। संविधान का अनुच्छेद 112, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 112, 112 में ये प्रावधान किया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आय व्यय का वितरण, आय व्यय का वितरण। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे होंगे कि सरकार जो है वो क्या करेगी? आय व्यय का वितरण करेगी। कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी? सरकार जो है वो आय व्यय का क्या कर रही होगी? वितरण। आय यानी कि हम बात कर रहे होंगे रेवेन्यू की, व्यय का मतलब हम बात कर रहे होंगे किसकी? एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय का वितरण। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर संविधान में एक लाइन लिखी हुई है, सरकारी बजट के संदर्भ में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन है? कि सरकार जो है वह आय व्यय का वितरण करेगी। आय व्यय का क्या करेगी? वितरण करेगी। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू और, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। और ठीक है, बजट क्या, जो आय व्यय का वितरण होगा, बजट होगा, उसी जो है राष्ट्रपति क्या, आय व्यय के वितरण को, ठीक है, आय व्यय के वितरण को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इस बजट को या इस आय व्यय के वितरण को जो है वो किसके समक्ष? संसद यानी कि पार्लियामेंट के सामने क्या करेगा? संसद के समक्ष, संसद के समक्ष क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। तो कई बार बजट से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बजट जो है संसद के क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बजट जो है क्या, बजट जो है वो संसद, बजट जो है संसद में कौन प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये कंफ्यूज रहते हो कि वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, देखो वो बजट स्पीच देता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट में क्या करता है? बजट स्पीच देता है। न कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बजट प्रस्तुत करने की, बजट को पेश करने की। जब बजट को पेश करने की बात आती है तो अनुच्छेद 112 के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 112 में बजट का क्या किया गया है? प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा यदि आप आय व्यय के वितरण की बात करें तो इसमें आप एक एडिशनल पॉइंट भी, पहले जो है, ठीक है, जब शुरुआती दौर में जब बजट जो है, सबसे पहले बजट कब आया था? 1950 में आया था। कब आया था प्रथम बजट जो है वो? कब आया था? 1950 में आया था। आगे जाके जो है अलग अलग बजट होते थे। रेलवे, ठीक है, रेलवे का बजट अलग होता था। रेलवे का बजट यानी कि रेलवे बजट अलग होता था। प्लस, ठीक है, प्लस एक सामान्य बजट अलग से जारी होता था। सामान्य बजट जो है वो अलग से आता था। ठीक है, आपको अभी याद करने वाली बात है कि वर्तमान समय में यानी कि 2017 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 2017 में दोनों को मिला दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया।
इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब आज जो है रेलवे का बजट और सामान्य बजट जो है वो दोनों एक साथ पारित होते हैं, दोनों सॉरी पारित नहीं, दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, रेलवे और ठीक है, रेलवे और सामान्य बजट दोनों एक साथ पास किए जाते हैं। तो ये बजट से रिलेटेड आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 112 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति, क्या याद रखोगे हुए, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें राइट, पीछे वाले में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान देना, इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति, देखो भाई साहब ग्रीन रिवॉल्यूशन से रेगुलर एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसएससी जो है रेगुलर क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है। लास्ट टाइम हमारा एक पीवाईक्यूज एसएससी ने पूछा था, जिसमें बात हुई थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से कथन निष्कर्ष टाइप का एक क्वेश्चंस आया था। ठीक है, या सही करो, एक स्टेटमेंट द्वारा एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें यह पूछा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसकी शुरुआत यानी कि विश्व में उसकी शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो हमने उसको डिस्कस किया था नॉर्मन बोरलोग ने। और भारत में जो है हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक है, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो ये पॉइंट याद रखना। ये यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पहली लहर की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, फर्स्ट वेव जो है जब हम बात कर रहे होते हैं 1966 की, ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू कब हो रहा है, हरित क्रांति कब शुरू हो रही है, 1966 में। ठीक है, और ये ग्रीन, जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति के दो चरण थे। हरित क्रांति कितने चरण थे, दो चरण थे। ठीक है, एक चरण जो है हरित क्रांति का था वो क्या था, 1966 से लेकर 1980, और एक जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का चरण जो है वो 1980 के बाद शुरू हुआ। कब शुरू हो रहा है, 1980 के बाद में। ठीक है, इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये कब शुरू हो रहा है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है क्या आ रहा है, अपना हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है। और हरित क्रांति की शुरुआत का जो पहला चरण था, यानी कि फर्स्ट वेव जो थी, ठीक है, इसमें जो है किस किस को कवर किया गया, इसमें मेरे प्यारे बच्चे इसमें शुरू किया गया पंजाब में। कहां पर शुरू किया गया, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप ये याद रखना, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कंप्लीट उत्तर प्रदेश की याद बात नहीं कर रहे हैं। तो कई बार जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, पूरे यूपी में जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट फेज की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ जो है पंजाब हरियाणा के जो सटा हुआ पार्ट है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, किसका, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पास वाला एरिया है, उसी में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहला चरण आया था। जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले चरण में, तो पहले चरण में जो है वो मेनली किस पर ध्यान दिया गया, गेहूं के उत्पादन पर। ठीक है, गेहूं के उत्पादन पर ध्यान दिया गया, किसके ऊपर ध्यान दिया गया, गेहूं के प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, खाद्यान्न या गेहूं के उत्पादन पर। उसके बाद में 1980, क्या 1980 के बाद में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो है सेकंड फेज शुरू होती है, यानी कि सेकंड वेव शुरू होती है। और इसमें जो है किस पर ध्यान दिया गया, इस पर तिलहन पर ध्यान दिया गया, किस पर ध्यान दिया गया, तिलहन फसलों पर ध्यान दिया गया, दलहन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, यानी कि जो है इसमें जो है हमने मेनली किस पर ध्यान दिया, दलहन पर, तिलहन पर, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया। इसके अलावा चावल की फसल पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया। तो और जब हम बात करते हैं दूसरे चरण की, तो ये कौन कौन से राज्यों में शुरू हुआ, तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है उड़ीसा, क्या, उड़ीसा, आपका बिहार, ठीक है, उड़ीसा, बिहार में, उड़ीसा में, इसके अलावा एक पार्ट है झारखंड वाला, किसको, झारखंड वाला। ठीक है, इन राज्यों में जो है, ठीक है, दूसरी लहर यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का फेज सेकंड यहां पर शुरू किया गया। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको क्लास पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और आप जो है नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस क्षेत्र में हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर चली थी। तो देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, केरल, पश्चिम गुजरात, ये एरिया जो है, ये ऑप्शन ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से कम श्रम,
और पूंजी के साथ बड़े खेतों में कृषि को कहा जाता है। देखिए आजकल मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, एसएससी जो है वो डायरेक्ट डेटा से क्वेश्चन लेना आजकल बंद कर दिया। एक दो क्वेश्चन ही ऐसे पुटअप किए जा रहे हैं जो डेटा से है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये कंसेप्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट से क्वेश्चन एसएससी उठा रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रही है? कम श्रम, किसकी बात की जा रही है? कम श्रम की बात किया जा रहा है, यानी कि लेस लेबर की बात की जा रही है, कम लेबर की बात की जा रही है। और पूंजी के साथ क्या? पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब हम बात करते हैं गहन कृषि की, किसकी बात करते हैं? गहन कृषि की बात करते हैं। तो गहन कृषि में जो है श्रम जो है वो क्या होता है? ज्यादा। गहन कृषि में श्रम ज्यादा होता है। ठीक है, पूंजी भी जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, पूंजी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और इसमें खेतों का आकार गहन कृषि में क्या होगा? ठीक है, खेतों का आकार, यानी कि खेतों का आकार या जोतों का आकार बोल दो, खेतों का आकार जो है वो क्या होगा? कम होगा। खेतों का आकार क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? यानी कि वो एरिया जो है वो किस में आएगा? वो आएगा गहन कृषि में। इसका मतलब गहन कृषि में जो है, मेरे प्यारे बच्चे एक लाइन आप याद रखना कि जब जब हम गहन कृषि की बात कर रहे होंगे तो श्रम, यानी कि इसमें लेबर ज्यादा चाहिए। ठीक है, पूंजी की मात्रा जो है वो भी ठीक ठाक चाहिए। वही बात करें तो खेतों का आकार इसमें क्या होगा? कम होगा। इसलिए ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रति एकड़ क्या? प्रति एकड़ उत्पादन। ठीक है, प्रति एकड़ उत्पादन क्या होगा? प्रति एकड़ उत्पादन हमेशा ज्यादा होगा। प्रति एकड़ उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि श्रम जो है वो ज्यादा है। श्रम क्या है? ज्यादा है। तो प्रति एकड़ पर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है, ओवरऑल प्रोडक्शन पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब प्रति एकड़ जो है उत्पादन क्या होता है? यहाँ पर ज्यादा होता है। जब हम पूंजीवादी कृषि की बात करते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट फार्म की बात करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट फार्म यानी कि बड़े फार्म होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाएगी। तो बड़े बड़े फार्मों में कृषि की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कृषि का क्या हो जाएगा? मशीनीकरण। क्या हो जाएगा? मशीनीकरण हो जाएगा। तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, तकनीकों का क्या? तकनीकों का यूज अधिक होगा। तकनीकों का यूज क्या किया जाएगा? अधिक किया जाएगा। उसके बाद में देखो, और कुल मिलाकर जब बड़े फार्मों में कृषि की जा रही है, इसका मतलब जो है, इसका जो है ये क्या? वाणिज्यिक, ठीक है, या व्यापारिक मुनाफे के लिए। किसके लिए? व्यापारिक, व्यापारिक मुनाफे के लिए कृषि की जाएगी। किसके लिए की जाती है? व्यापारिक मुनाफे के लिए कृषि की जाती है। जब हम गहन खेती की बात करते हैं तो इसमें व्यावसायिक खेती नहीं होती है, व्यापारिक खेती नहीं होती, बाजार के लिए नहीं होती, बल्कि ये किसके लिए होती है? आजीविका के लिए होती है मेरे प्यारे बच्चे। किसके लिए होती है? आजीविका के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक बताया जा रहा है हाइब्रिड एग्रीकल्चर। किसकी बात की जा रही है? हाइब्रिड एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। तो हाइब्रिड एग्रीकल्चर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड एग्रीकल्चर का बेसिकली मतलब ये होता है, जब हम जो है बीज, ठीक है, बीज जो है वो कैसे होंगे? बीज हाइब्रिड बीज होंगे। कैसे बीज होंगे? हाइब्रिड बीज होंगे, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज होंगे। प्लस में हम पारंपरिक तकनीकों का, ठीक है, खेती कैसे करेंगे? पारंपरिक तकनीक, यानी कि आधुनिकता। जब हाइब्रिड बीजों की बात की जा रही है तो इसका मतलब हमने बीज कौन से लिए? आधुनिक बीज। ठीक है, कौन से बीज लिए? आधुनिक बीज लिए। जब खेती में जो है आधुनिक बीजों के साथ, यानी कि आधुनिकता के साथ खेती में जो है वो पारंपरिक साधनों का, कौन से साधनों का? पारंपरिक साधनों या पारंपरिक तकनीकों का। कौन सी तकनीकों का? पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। पारंपरिक तकनीकों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाएगा। इसके साथ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जाएगा। तो ये कृषि कौन सी होगी? इस कृषि को हम बोलेंगे हाइब्रिड एग्रीकल्चर, संकर खेती। क्या बोल रहे होंगे? संकर खेती। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है विस्तृत खेती। किसकी बात कर रहे होंगे अपन? विस्तृत खेती की। मेरे प्यारे बच्चे जब हम विस्तृत खेती की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? विस्तृत खेती की बात करते हैं। तो इसमें जो है लेबर, क्योंकि इसमें तकनीकों का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब हम तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो लेबर,
ठीक है, श्रम का उपयोग है, श्रम का उपयोग जो है, आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि सर हम खेती में जो है तकनीकों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात ये निकल कर आती है, जब आप तकनीकों का प्रयोग करते हो तो श्रम का उपयोग जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा? सर ये जो है श्रम का उपयोग हम क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब आप विस्तृत खेती कर रहे हो, क्या बाजार को ध्यान में रखकर खेती कर रहे हो, बाजार को ध्यान में रखकर फसलों का चयन कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ये खेती जो है वो कौन सी होगी, विस्तृत खेती, यानी कि ये बड़े बड़े खेत होंगे। फार्म कैसे होंगे, बड़े फार्म, मेरे प्यारे बच्चे क्या होंगे, बड़े फार्म, फार्म होंगे। ठीक है, बड़े बड़े फार्मों में ये खेती की जाएगी। क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा था कि सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, विस्तृत खेती। कौन सी खेती कहा जाता है, विस्तृत खेती कहा जाता है, क्योंकि विस्तृत खेती में जो है क्या, विस्तृत खेती में तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लेबर कम चाहिए। ठीक है, और बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए, किसको, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को, किसको, सत्यराम रियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे होंगे होजागिरी नृत्य, तो ध्यान दीजिए। तो ये होजागिरी नृत्य जो है ये क्या है, एक लोक नृत्य है। ये क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, लास्ट टाइम से कई हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, एसएससी जो है वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्यों से एक आधी क्वेश्चन लगातार पूछ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है, हम बात कर रहे होंगे किसकी, लोक नृत्यों की। किसकी बात कर रहे होंगे, लोक नृत्य। ठीक है, लगातार हमने कई ऐसी बातें की है जिसमें शास्त्रीय नृत्यों की बात किया था। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य अलग होता है और लोक नृत्य अलग होता है। ठीक है, जब हम फोक डांस की बात करते हैं तो असम का, ठीक है, असम के फोक डांस कौन सा है, असम का फोक डांस है बिहू। कौन सा है, बिहू। ठीक है, और एक है सत्रिया, बिहू और सत्रिया। ये कहाँ के लोक डांस हैं, कहाँ के लोक नृत्य है, ये है असम के। मेरे प्यारे बच्चे कहाँ के हैं, असम के हैं। जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मणिपुर का कौन सा है, होजागिरी नृत्य। कौन सा है, होजागिरी, होजागिरी नृत्य। ठीक है, ये कहाँ का है, होजागिरी नृत्य जो है ये कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? ठीक है, इस जनजाति का नाम जो है, सामान्यतः इस जनजाति को बोलते हैं ब्रू जनजाति। क्या बोलते हैं, ब्रू। ठीक है, ब्रू जनजाति, या हम इसको बोलते हैं रियांग जनजाति। कौन सी जनजाति, रियांग जनजाति। तो इस जनजाति के द्वारा होजागिरी नृत्य किया जाता है। और सामान्यतः होजागिरी नृत्य जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और महिलाओं के द्वारा, मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, होजागिरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य का संबंध किससे है, मणिपुर से है। कौन सी जनजाति ये नृत्य करती है, रियांग जनजाति नृत्य करती है। और रियांग जनजाति को और क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ब्रू। क्या बोलते हैं, ब्रू। होजागिरी नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं जो है शरीर से नीचे के भाग को जो है इसको मूवमेंट करती है, इसको हिलाती है, और ऊपर वाला जो शरीर है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे होंगे तो ब्रू जनजाति। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किसको, सत्यराम रियांग को, सत्यराम रियांग को। तो ध्यान दीजिए, इसी नृत्य के लिए, ठीक है, होजागिरी नृत्य, इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इस नृत्य को क्या प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखते हैं। ठीक है, होजागिरी नृत्य की जब हम बात कर रहे होंगे तो इस नृत्य को संरक्षण, ठीक है, संरक्षण देने के लिए, संरक्षण देने के लिए 2021 में, कब, 2021 में इनको क्या दिया गया, सत्यराम, किसको, सत्यराम रियांग, सत्यराम रियांग को क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2021 में। और ये क्वेश्चन कब पूछा जा रहा है, 2023 में। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसका मतलब जो है ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, महायान जो है वो किससे संबंधित है, महायान किससे संबंधित है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, कल सेट नंबर 7 में
एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, जिसमें हम बात कर रहे थे बौद्ध संगतियों की, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे थे। और जब बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो फोर्थ, जब हम बात कर रहे थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति की जब बात कर रहे थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या, चतुर्थ बौद्ध संगति में, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या किया गया था, ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म, इसमें क्या किया गया था, बौद्ध धर्म, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है, शाखाओं में दो शाखाओं में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था, ठीक है। कौन सी बौद्ध संगति में, ठीक है, विभाजित, क्या विभाजित हुआ था, दो शाखाओं में ये क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। एक तो कौन सा था, महायान, एक तो कौन सा था, महायान, और एक कौन सा था, हीनयान, महायान और हीनयान, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति हमने इसमें बात की थी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। कब हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी, कब हुआ था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में ठीक ठाक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इस समय जो है कश्मीर का जो शासक था वो क्या, कौन था, कनिष्क था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या था कि बौद्ध, ठीक है, महायान, ठीक है, महायाना इज रिलेटेड टू, ठीक है, जैनिज्म से रिलेटेड है, सिखिज्म यानी कि सिख धर्म से, बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म से, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये किस, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हो, जैन धर्म के भी जो है, जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो कौन सा था, श्वेतांबर, एक तो कौन सा था, श्वेतांबर, और एक जो है इसकी कौन सी शाखा बनी थी, एक बनी थी दिगंबर, कौन सी बनी थी, दिगंबर। तो याद रखना, जब हम श्वेतांबर या दिगंबर की बात कर रहे हो, तो ये किसकी शाखाएं हैं, ये है जैन धर्म की, किसकी शाखाएं हैं, जैन धर्म की। तो बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, महायान से, किससे है, महायान से। आजकल जो है, आजकल जो हीनयान है, हीनयान को, ठीक, थेर गाथा, हीनयान को जो है सामान्यतः क्या नाम दे दिया गया, थेर गाथा। आप महायान या हीनयान की बात करें, तो महायान या हीनयान में जो है बौद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, बुद्ध को, ठीक है, किसको, गौतम बुद्ध को जो है इसमें क्या माना जाता है, गौतम बुद्ध को, ठीक है, बुद्ध की धारणा जो है वो किस रूप में है, ठीक है, वो देवता के रूप में है। किस रूप में है मेरे प्यारे बच्चे, देवता के रूप में है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या चल गई, यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है। यानी कि जब महायान की बात करते हैं, तो महायान में जो है लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि महायान में बोधिसत्व, क्या, बोधि बोधि सत्व की धारणा क्या प्रचलित है, बोधिसत्व की धारणा प्रचलित है। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोधिसत्व की धारणा जो है वो किस में प्रचलित है, मेरे प्यारे बच्चे, किस में प्रचलित है, वो है, ठीक है, महायान में। किस में है, महायान में। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, मोक्ष, सभी जीवों के लिए, मोक्ष क्या, सभी जीवों को, सभी जीवों को क्या मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, मोक्ष मिलना चाहिए। यही क्या है, बोधिसत्व है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हीनयान के लिए। किसके लिए, हीनयान के लिए। हीनयान के लिए बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट इसलिए कि इसमें जो है, ठीक है, मानव गुरु गौतम बुद्ध को, यानी कि यहाँ पर जो है बुद्ध को क्या माना गया है, बुद्ध को माना गया है कि एक सामान्य मानव है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मानव गुरु। क्या माना, मानव गुरु माना है, ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या माना, मानव गुरु माना है। इसके अलावा इसके हीनयान के जो प्रमुख ग्रंथ थे, ठीक है, इनके हीनयान धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में थे, पाली भाषा में थे। और इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, इन ग्रंथों को कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है त्रिपिटक। और जब हम त्रिपिटक की बात करते हैं, तो त्रिपिटक में तीन ग्रंथ आते हैं। कितने ग्रंथ आते हैं, तीन, तीन ग्रंथ आता है। एक तो इसमें आता है सुत्त पिटक, कौन सा आता है, सुत्त पिटक। एक इसमें ग्रंथ आता है विनय पिटक, कौन सा आता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। और एक इसमें जो ग्रंथ आता है वो कौन सा है, वो है अभिधम पिटक। कौन सा है, अभिधम पिटक। तो मेरे प्यारे बच्चे, त्रिपिटक का मतलब याद रखना, ठीक। और त्रिपिटक जो ग्रंथ है
उसका संबंध किससे है? त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध जो है वो है किससे? हीनयान शाखा से है। ठीक है, अभिधम्ब, अभिधम पिटक क्या है? अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक है। तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। इनको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था। तो यहां पर क्या है? मोहम्मद गजनी। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहम्मद गजनी की। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम मोहम्मद गजनी की बात करते हैं तो मोहम्मद गजनी तो क्या है? जिन्होंने सोमनाथ पर, किस पर? सोमनाथ पर, ठीक है, आक्रमण किया था। सोमनाथ पर जो है क्या किया था? आक्रमण किया था 11 बार। कितनी बार आक्रमण किया इन्होंने? 11 बार। ठीक है, 11 आक्रमण किए, 11 बार आक्रमण किए। ठीक है, और ये कब किया था? 1025 में। कब किया था? 1025 में। जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है? 712 में भारत पर आक्रमण जो है किसने किया था? जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है इन्होंने भारत में जो है अरब शासन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अरब शासन की स्थापना। ठीक है, अरब शासन की स्थापना की थी। यानी कि सबसे पहले अरबी जो है वो किसकी वजह से आए थे? मोहम्मद बिन कासिम की वजह से आए थे। कब? 712। 712 में इन्होंने जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा हम एक बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, आप में से कई स्टूडेंट मोहम्मद गोरी के लिए जानते होंगे। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने जो है भाई साहब राजस्थान को जो है, ठीक है, राजस्थान के कौन? पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान को जो है, ठीक है, उनको तरह तरह के उनको क्या कर दिया था? गोरा कर दिया था। क्या कर दिया था? गोरा कर दिया था। किसको गोरा कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान को। किसको? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, भारत इस समय जो है राजस्थान का शासक, राजस्थान में जो है पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, राजस्थान में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे, अजमेर के शासक। ठीक है, और इनका जो है कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के। मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। उसके बाद में हम जब बात कर रहे होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, किसकी बात कर रहे होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने सबसे पहले क्या किया था? इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना, क्या? गुलाम वंश की। ठीक है, दिल्ली में जो है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है, कब किया था? 1206 में। मेरे प्यारे बच्चे, कब किया था? 1206 में किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? 712 में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उम्मीद है आपको एक क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, आप क्लास में कंटिन्यू बने होंगे, आप नींद नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, तो आप जो है रेगुलरली इसके नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मामलुक राजवंश की स्थापना, ठीक है, किसकी? मामलुक राजवंश की स्थापना। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन है रजिया सुल्तान। किसकी बात कर रहे होंगे अपन? रजिया सुल्तान की बात कर रहे होंगे। रजिया सुल्तान जो है ये पहली महिला थी, पहली महिला शासक। ठीक है, ठीक, मुगलों की तरफ से जो है ये क्या थी? पहली महिला शासक, पहली महिला शासक थी, महिला शासक के रूप में रही। ठीक है, दिल्ली पर इसने शासन किया। जब अपन बात कर रहे होंगे 1236 से लेकर 1240 तक, तो यहाँ पर जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की शासिका के रूप में कौन था? ठीक है, कौन था भाई? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश, नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे। जब इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश जो है ये वास्तविक शासक था। दिल्ली का क्या था? ये वास्तविक शासक माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? वास्तविक शासक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? वास्तविक शासक माना जाता है। ठीक है, और इसने जो है, जब हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, किसकी बात करते हैं? कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। निर्माण कार्य को, ठीक है,
किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को क्या करवाया था? पूर्ण करवाया। निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जब हम बख्तियार खिलजी की बात करते हैं तो हमारे भारत के महान विश्वविद्यालय, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो, तो इनको जो है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। पता नहीं एग्जाम में किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो एक है विक्रमशिला, क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला व नालंदा, विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ठीक है, विक्रमशिला व नालंदा विश्वविद्यालयों को इसने क्या किया था? ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है, क्या करवा दिया था मेरे प्यारे बच्चे? ध्वस्त करा दिया था, खत्म करवा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात कर चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की हमें अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना, इसके अलावा जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट 1498 में हम कब की बात कर रहे होंगे? ठीक है, 1498, 1498 इन 1498 who among the following was the first यूरोपियन, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन टू सेल और अराउंड अफ्रीका, यानी कि जो है अफ्रीका के चक्कर लगा के डिस्कवर टू न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन मैन ये पूछना चाह रहा है कि, क्वेश्चन क्या पूछ रहा चाह रहा है कि पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था जो अफ्रीका के चारों ओर नौकायन किया, ठीक है, और यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात करते हैं अफ्रीका के चारों ओर, तो अफ्रीका के चारों ओर देख, तो जब हम अफ्रीका के चारों ओर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस मैप पर ध्यान दो, और ये मैप जो है, ठीक है, इस मैप के माध्यम से हम ये जान रहे होंगे, इस मैप के माध्यम से हम ये जान रहे होंगे कि केप ऑफ गुड और अफ्रीका और भारत जो है ये कैसे एक दूसरे से रूट में बने हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ये जो है ये यूरोप का, आपके यूरोप का पार्ट है, और यहाँ पर ये वाला एरिया है पुर्तगाल। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पुर्तगाल। ठीक है जी, ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के पास में ये वाला पार्ट किसका है? स्पेन का। किसका है? स्पेन का। वर्तमान समय में जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से स्वेज नहर के, क्या, स्वेज नहर से होते हुए जो है एशिया और यूरोप के लोग क्या कर लेते हैं? आपस में व्यापार कर लेते हैं। परंतु जो है हम बात कर रहे हैं 1498, 1498 की हम बात कर रहे हैं। 1498 में क्या होता है? पुर्तगाल का एक यात्री था, कौन था? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने अफ्रीका के चारों ओर, यानी कि केप ऑफ गुड होप, इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं केप, केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ठीक है, इस पॉइंट को ये नाम दिया गया है। तो अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगा के जो है यहाँ पर ये पार्ट किसका आ जाता है? ये पार्ट जो है अपने इंडिया का आ जाता है। और इंडिया में यहाँ से अफ्रीका का चक्कर लगा के ये वाला कौन सा तट आता है? मेरे प्यारे बच्चे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है ये तट कौन सा है, यानी कि सबसे पहले यूरोपीय जो है वो भारत के कौन से तट पर आए? ठीक है, भारत के कौन से तट पर आए? ठीक है, तो ये तट जो है वो कौन सा था? ये मालाबार तट है। कौन सा है? मालाबार तट है। ठीक है, और ये वाला तट जो है ये कौन सा है? ये है मेरे प्यारे बच्चे कोरोमंडल। कौन सा है? ये तट जो है ये है कोरोमंडल। तो मालाबार तट, और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर मालाबार तट में केरल, क्या, केरल, और केरल में जो है एक जगह का नाम था कालीकट। क्या था? केरल के कालीकट में, ठीक है, केरल के कालीकट में जो है ये कहाँ पर? 1498, ठीक है, 1498 में ये कहाँ पहुंचा? वास्को डिगामा भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। तो इसका राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे होते हैं, ऑप्शन दे रखा है मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर रहे होंगे, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियास की बात कर रहे होंगे, और वास्को डिगामा की बात कर रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, मार्को पोलो। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कहाँ की यात्री थे? इटली की यात्री थी, और इन्होंने चाइना की भी यात्रा की थी, भारत की भी इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, उसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस की बात किया था। तो अटलांटिक महासागर में सबसे पहले, ये किसी को पता ही नहीं था, अमेरिका के तट पर सबसे पहले कौन गया था? कोलंबस गया था। मेरे प्यारे बच्चे, कोलंबस भी जो है कहाँ का यात्री था? यह भी इटालियन, इटालियन नाविक था, इटली का नागरिक था। और इन्होंने क्या किया था? कोलंबस ने जो है सर्वप्रथम, क्या, सर्वप्रथम अटलांटिक महासागर में गया था। ये कहाँ पर गया था?
अटलांटिक महासागर की खोज की थी। ठीक है, अटलांटिक महासागर, और जब अटलांटिक महासागर में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, अमेरिका। और उसको उस समय ये लग रहा था कि जब अमेरिका जब ये पहुंचा तो इसको लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए, हम एशिया में आ गए, हमने खोज किसकी कर ली, एशिया महाद्वीप की खोज कर ली। जबकि वो कहाँ पहुंच गया था, वो पहुंच गया था कहाँ पर, अमेरिका पे, कोलंबस कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जब हम बात करते हैं बार्थोलोम्यू डियास की बात करते हैं तो ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाली यात्री थे। कहाँ के थे मेरे प्यारे बच्चे, ये पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, और वास्को डी गामा के लिए अभी अभी मैं बता ही चुका हूँ कि ये भी कहाँ, ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे। वास्को डी गामा भी कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था। ठीक है, बंगाल में दोहरे शासन की, ध्यान देना, यहां पर हम बात कर रहे होंगे पॉलिसी ऑफ ड्यूल गवर्नेंस। पॉलिसी ऑफ ड्यूल गवर्नेंस, इसका मतलब ये होता है कि एक ही क्षेत्र है, क्षेत्र एक ही है, और वहां पर जो है डबल गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम वहां पर शुरू हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रशासनिक कार्य कोई और कर रहा होगा और राजस्व, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड काम कोई और व्यवस्था कर रही है। ठीक है, और रेवेन्यू से रिलेटेड काम कोई और व्यवस्था कर रही होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम। और हम कहाँ की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, आगे ध्यान देना, बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपस्थिति। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। ऑप्शन क्या है, लॉर्ड लिटन की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड क्लाइव। किसकी बात किया हुआ है, लॉर्ड क्लाइव। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव जो है, अब बंगाल में तो जो है सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, जब अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था स्थापित की थी तो जो है गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे वहां पर, लॉर्ड क्लाइव। कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड क्लाइव। और हम कहाँ के ड्यूल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बंगाल की। तो उसका मतलब ये किसके माइंड में आया होगा, ये क्लाइव के माइंड में आया होगा। किसके माइंड में आया होगा, क्लाइव के माइंड में आया होगा कि ऐसे ऐसे हम जो है ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पर, ड्यूल गवर्नेंस पॉलिसी यहाँ पर क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम प्लासी के युद्ध की बात करें, किसके युद्ध की बात करें, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जब हम प्लासी के युद्ध की बात करें यानी कि 1757, तो प्लासी के युद्ध के समय भी कौन थे, क्लाइव थे। चाहे हम बक्सर के युद्ध की बात करें, क्या, बक्सर, बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये सारे बंगाल में हुए थे। बक्सर के युद्ध की बात करें यानी कि 1784 की हम बात करें तो बक्सर का युद्ध भी जो है इस समय किसके नेतृत्व, कौन था उसमें, लॉर्ड क्लाइव था। मेरे प्यारे बच्चे कौन थे, लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, इसके अलावा डलहौजी, लॉर्ड हेंसिंगटन, ठीक है, इनका ड्यूल गवर्नेंस पॉलिसी से कोई संबंध नहीं था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाता है अपना, इसमें हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो जब जब हम बात कर रहे होंगे द्विसदनीय विधायिका, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया। और हम किसकी बात कर रहे होंगे, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर की शुरुआत हमने किया था। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता, यानी कि जब हम बात कर रहे होंगे सिंगल सिटीजनशिप की, किसकी बात कर रहे होंगे, सिंगल सिटीजनशिप की बात कर रहे होंगे, तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है। मेरे प्यारे बच्चे, हमने सेट 6 में एक बात किया था, हमने बात किया था कि एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता कौन सी है। वहां पर एक ऑप्शन आया था सिंगल सिटीजनशिप। किसकी बात हुई थी, सिंगल सिटीजनशिप की बात हुई थी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था कहां पर है, ब्रिटेन में है। मेरे प्यारे बच्चे कहां पर है, ब्रिटेन में है। इसका मतलब एकल नागरिकता, क्या, जब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 9, तो संविधान का आर्टिकल 9 एक सिंपल सा प्रोविजन करता है कि यदि कोई भारत का नागरिक, क्या, यदि कोई भारत का नागरिक यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत से नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब
भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। जबकि जब हम बात करते हैं, यूएसए की बात कर रहे होते हैं, तो यूएसए का नागरिक जो है यूएसए के अलावा अन्य कंट्री का भी क्या हो सकता है, सिटीजन हो सकता है। इसका ये मतलब है, यूएसए में कौन सा सिस्टम है, यूएसए में फेडरल सिस्टम है। ठीक है, कौन सी व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में मेरे प्यारे बच्चे क्या होनी चाहिए, दोहरी शासन व्यवस्था। क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, दोहरी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब ये भी निकलता है कि जो व्यक्ति होता है, सिटीजन होता है, वो उस स्टेट का भी सिटीजन होगा और वहाँ की सेंटर का भी क्या होगा, सिटीजन होगा। जबकि भारत में जो है दोनों ही स्तर पर जो है कौन सी व्यवस्था है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो वो उत्तर प्रदेश का जो है निवासी यानी कि नागरिक सिटीजन जो है वो भारत सरकार का ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, न कि यूपी गवर्नमेंट का। किसका, न कि किसका होगा, यूपी गवर्नमेंट का। वहां का तो सिर्फ वो क्या हो सकता है, निवासी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे, निवासी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, भारत ने अपनी संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है सभी स्तरों पर, ठीक है, सभी स्तरों पर जो है वो क्या किया गया है, सभी स्तरों पर हमने जो है सिटीजनशिप कौन सी लिया है, एकल नागरिकता। कौन सी लिया है, एकल नागरिकता। इसके लिए हम बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ये फेडरल कंट्री है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो है वो कौन सा है, फेडरल कंट्री है। ब्रिटेन, ब्रिटेन एक ऐसा है जो वो कौन सी व्यवस्था है यहाँ पर, सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर जो है, यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है। ब्रिटेन में कौन सा है, यूनिटरी सिस्टम। तो एकल नागरिकता की विशेषता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मेरे प्यारे बच्चे, कई क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट संविधान के अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये ऐसे मान लो, ये जो है अपनी नोटबुक में गोल्ड लाइन से लिख लो कि अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। ठीक है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये कहीं भी नहीं है कि आपको संविधान के सारे अनुच्छेद याद कर लेना है। ठीक है, हम संविधान के सिर्फ वो अनुच्छेद याद कर रहे होंगे, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो है बात की हुई है अनुच्छेद 60 की। किसकी बात की हुई है, अनुच्छेद 60 की। तो हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है। अनुच्छेद 370 ये संसद की कार्यप्रणाली की बात करता है। अनुच्छेद 76 जो है ये किसकी बात करता है, ये बात करता है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का क्या होगा, प्रमुख होगा। क्या होगा, प्रमुख होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में, यानी कि अनुच्छेद 52 में जो है वो किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 52 में जो है सिंपली राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होती है उसकी स्थापना की बात की गई है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, ठीक है, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है कि प्रधानमंत्री जो है क्या मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। ये प्रावधान किस में किया गया है, अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये है कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, ठीक है, यानी कि अपन किसकी बात कर रहे होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे होंगे और 7th शेड्यूल की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपबंध नहीं है, मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो जब हम इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की बात करते हैं तो ये बिल्कुल समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि इस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है। कानून, यानी कि कानून कौन बना सकता है समवर्ती सूची पर, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। यदि दोनों के बीच में कानून को लेकर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो विवाद की स्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, विवाद की स्थिति में, ठीक है, जब सेम चीज पर जो है केंद्र सरकार भी कानून बना दे या राज्य सरकार भी कानून बना दे, यानी कि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो विवाद की स्थिति में जो है, ठीक है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का कानून, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। केंद्र सरकार का कानून क्या होगा,
मान्य होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन ध्यान देना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये प्रोविजन किसका है, ये भी जो है किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का है, समवर्ती सूची का है। फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी कि वनों से रिलेटेड ये विषय भी किसका है, ठीक है, ये विषय किसका है, ये भी मेरे प्यारे बच्चे यानी कि वनों से संबंधित जो है कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। इसका मतलब है कि ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट आगे ध्यान देना, भूमि, ठीक है, भूमि यानी कि जब हम लैंड की बात कर रहे होंगे, बिल्डिंग्स की बात कर रहे होंगे, टैक्सेस की बात कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए लैंड से संबंधित जो कानून होता है वो कानून तो किसके अंडर में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये राज्य सूची का विषय है। मेरे प्यारे बच्चे जब दिमाग में रखना, जब हम लैंड की बात करते हैं, भूमि की बात करते हैं, तो भूमि का जो विषय है वो किसके अंडर में आता है, यह आता है राज्य सूची का विषय। ठीक है, राज्य सूची का विषय। ठीक है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए भाई साहब, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट की जब बात करते हैं तो ये किसका है, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का है, समवर्ती सूची का भाग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स की बात करें तो ये विषय किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका विषय है, स्टेट गवर्नमेंट का है। आगे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो ये किसका हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का। मेरे प्यारे बच्चे किसका हिस्सा है ये हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स का। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो ये जो है ये है आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 1922, ये किसकी बात करता है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है, ठीक है, ये आपको किसका स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जब हम मतदान के अधिकार की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे मतदान का अधिकार जो है सामान्य कानूनी अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। ये आपका कौन सा अधिकार है मतदान का, ये संवैधानिक अधिकार है, न कि फंडामेंटल राइट्स, न कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका प्रावधान जो है, ठीक है, इसका प्रावधान जो है वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 326 में। किसमें किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 326 में जो है किसका प्रावधान किया गया है, वो मतदान के अधिकार प्रावधान का प्रावधान किया गया है। जब हम बात कर रहे होंगे समानता का अधिकार, किसकी बात कर रहे होंगे, समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 से फंडामेंटल राइट्स जो है ये भी किसका हिस्सा है, ये भी मूल अधिकारों का हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसकी बात कर रहे होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये भी है। जब हम बात कर रहे होते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर क्या, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की बात कर रहे होंगे, ठीक है, संविधान के भाग 3 में, तो ये जो है किसका, ठीक है, जब हम बात कर रहे होंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं कानून के शासन की अवधारणा की, किसकी बात कर रहे होते हैं, कानून के शासन की अवधारणा की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, रूल्स ऑफ लॉ की बात की जा रही है। और भाई साहब जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कानून के शासन की बात की गई है। तो जब भाई साहब कानून के शासन की धारणा, ठीक है, कानून के शासन की धारणा से भारतीय संविधान में जो है क्या क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद 19, ध्यान दीजिए भाई साहब, अनुच्छेद 19 भी जो है वो कहाँ से धारणा, कानून के शासन से, रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, इसके अलावा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। और जब हम बात कर रहे होते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 ये भी किसकी बात करता है, ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे होते हैं अनुच्छेद 19, 21, अनुच्छेद 32, ये सारे के सारे जो है ये किससे संबंधित है, ये है आपके रूल ऑफ लॉ से संबंधित। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ का ये सिद्धांत किसने दिया था, मेरे प्यारे बच्चे ऑस्टिन नहीं दिया था, दफ्तरी नहीं, ठीक है, ये सिद्धांत दिया था एवी डाइसी ने। किसने दिया था, एवी डाइसी ने। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम बात कर रहे होंगे कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता, यानी कि कानून से सर्वोच्च कोई नहीं है। कानून के शासन का मतलब क्या है, कानून की सर्वोच्चता। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ का मतलब है कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता। ठीक है,
इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं कानून की सर्वोच्चता के अलावा, ठीक है, यानी कि कानून जो है वो सबके लिए समान है, ठीक है, कानून की समानता, यहां पर लिख देता हूं मैं, कानून की समानता, कानून की समानता, यानी कानून सबके लिए जो है वो क्या है, समान है। ये किसके अंडर में आता है, ये आता है रूल ऑफ लॉ के अंडर में। और मेरे प्यारे बच्चे आप इसको याद रखना कि रूल ऑफ लॉ जो है वो कहाँ से लिया गया है, डाइसी से। कहाँ से लिया गया है, डाइसी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो ऑस्टिन की बुक भी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशंस के विषयों से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज की क्लास, इस क्लास के साथ यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।